दोस्तों नमस्कार। आप सबको दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है और गोवर्धन पूजा है। और वेस्टर्न यूपी की पूरी बेल्ट में तो गोवर्धन पूजा बहुत बड़ा त्यौहार है, किसानों का त्यौहार है पूरी किसान बेल्ट में। और चीनी मिलें चल चुकी हैं और गोवर्धन पूजा के साथ गन्ने की पूजा भी होती है, फसल की पूजा भी होती है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस वक्त जो है मीरापुर में सारी पार्टियों के स्थानीय नेता दमदारी से लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। क्योंकि ये मौका भी है कि अधिकांश लोग जो बाहर होते हैं वो भी जो है अपने घरों को लौट आते हैं छुट्टी पे, तो ज़्यादा संख्या में लोग मिल जाएंगे उन्हें। तो 2-3 दिन पूरा जमावड़ा रहेगा मीरापुर में। और आज हम बात करने वाले हैं मीरापुर चुनाव में का जो मिजाज है वो किस तरह से तेज़ी से बदल रहा है और किस तरह से बाइपोलर फाइट से अब जो है ट्रायंगुलर फाइट की तरफ बढ़ रहा है मीरापुर। इस पर बात करते हैं राजेश भाई साहब। तो जिस तरह से चंद्रशेखर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसको आप कैसे देखते हैं? हरियाणा में चंद्रशेखर कोई करिश्मा नहीं कर पाए, वहाँ वो दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए। मीरापुर में अप्रत्याशित ढंग से वो सफलता दर्ज करते हैं, सपा और भाजपा दोनों को हरा देते हैं और मेन फाइट उन्हीं से हो जाती है आखिरी वक्त में। तो मीरापुर में चंद्रशेखर की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या वो अपने चुनाव की तरह इस चुनाव को भी लेके चल रहे हैं मीरापुर के? क्या गांव-गांव घूमेंगे, क्या रैलियां करेंगे, क्या ताकत लगाएंगे वो पूरी? क्योंकि अब वो टैग तो पीछे चला गया कि तीसरे और चौथे नंबर की फाइट आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी के बीच में। वहाँ तो बीएसपी तो सीन से आउट हो गई मीरापुर में एक तरह से। तो आप क्या देखते हैं? डॉक्टर साहब ये देखो कि हरियाणा में चुनाव लड़े, अभी तमाम सीटों पे उनके प्रत्याशी उतरे। जेजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा हरियाणा में। हरियाणा और वेस्ट यूपी में अंतर है, क्योंकि हरियाणा में जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट वहाँ इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। और जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के दौर में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता इसलिए है कि अभी जब हम 4 महीने पहले की बात करेंगे, अगर 4-5 महीने पहले की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो चूँकि अभी तक अगर हम 18 अक्टूबर से बात करें, जब से ये मीरापुर विधानसभा में चुनाव का बिगुल बजा है, तब से अभी तक हम लगातार देख रहे थे, हम भी और बहुत सारे लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, अभी तक कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद को हमने उस आईने में नहीं लिया कि हम कहीं ये भावते कि कहीं ये पैरेलल चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ये माना जाता था कि बसपा और आज़ाद समाज पार्टी आपस में चुनाव लड़ेगी। जो दलित वोट बैंक है वो इनमें प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन कितने ले जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। वह ग्राउंड रिपोर्ट जो ये कह रही है वो ऐसा नहीं कह रही। ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस पैटर्न पे आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव नगीना में लड़ा, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे मीरापुर में चुनाव लड़ रहा है। बहुत साइलेंट है वो चुनाव। अच्छा ये बताइए आप कैसे देखते हैं इसको, जो शिफ्टिंग? क्या बीएसपी अपना जनाधार खो रही है? क्या आकाश को जिस तरह से लॉन्च किया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने और फिर उनको वापस ले लिया आकाश को, तो क्या वो उनके लिए नुकसान दे रहा? क्या उनको आकाश को आगे बढ़ने देना चाहिए था, कमान सौंप देनी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब जो दलित सेगमेंट है ना, वो चाहता है आक्रामकता। और जिस अंदाज में आकाश ने लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में आक्रामकता दिखाई और दिखाते उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसमें इसे लगा कि दलितों को ये लगा, जो दलित बड़ा सेगमेंट है, कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मतलब किसी के प्रेशर में मायावती डर गई और उन्होंने आकाश को ये सस्पेंड कर दिया। वो सस्पेंड करना बसपा के लिए लोकसभा के चुनाव में सबसे फेलियर साबित हुआ। आप देखो ना, नगीना में मैं नगीना लोकसभा अगर सीट की बात करूं, तो नगीना लोकसभा सीट में इधर बसपा के उम्मीदवार थे, इधर भाजपा के उम्मीदवार थे, इधर सपा के उम्मीदवार थे। और वो नगीना लोकसभा जहां से बसपा सुप्रीमो मायावती सबसे पहले यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है और पूरे देश में एक अलग बसपा का परचम लहराती है। उसी मैं कह रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में जब से बसपा ने जन्म लिया, सबसे कम वोट उसी सीट पे मिले। मात्र 13,000 वोट मिले बसपा के कैंडिडेट को। जबकि 2019 के अगर चुनाव की आप बात करो तो इस सीट से बसपा के जो है यहाँ बिजनौर में बसपा जीती थी और उस सीट पे नगीना में बसपा के सांसद बने थे। लेकिन इस बार अचानक
चंद्रशेखर का जो तूफानी वो है, जो लगातार जो दलित लगातार संघर्ष देख रहे हैं, लगातार पूरे देश में जो भ्रमण होता है, जो वो लगातार दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं, मुस्लिमों के मुद्दों को उठा रहे हैं, इसी का नतीजा ये हुआ, नगीना में ये हुआ कि पहले वाच किया मुस्लिमों ने कि चंद्रशेखर की कितनी हैसियत है। और जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नगीना का, चंद्रशेखर अकेले काम करते रहे। हालांकि ये उम्मीद थी चंद्रशेखर को कि जब चुनाव आएगा तो नगीना सीट सपा के गठबंधन में चंद्रशेखर आया चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो सोच रहे थे। लेकिन एंड टाइम पे अखिलेश यादव ने धोखा दिया, उन्हें मना कर दिया और अपना प्रत्याशी उतार दिया। हमें लग रहा कि प्रत्याशी उतारने के बाद में वो अकेला कैंडिडेट इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी के बल पर लड़ा और जीत का अंतर 1,51,51,000 का होता है। और 1,51,51 इतने अंतर बनारस में प्रधानमंत्री का भी होता है। उनका 1,51,51 का, यहाँ 1,52,000 का होता है। तो जिस अंदाज में नगीना में धीरे धीरे चुनाव लड़ा, अब हम देख रहे हैं, हम लगातार घूम भी रहे हैं, हमारी बहुत सारे इस बात को हमने कल दलित और मुस्लिमों के बीच आका कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि पिछले 7-8 दिन में हम लोग मतलब कोई वेट नहीं दे रहा था आज़ाद समाज पार्टी को, लेकिन अब जब लोगों से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब देखो, फाइनल बात तो ये होगी, मैं बताऊं, हालांकि स्पष्ट बात होनी चाहिए, जो हम देख रहे हैं सोच रहे हैं वो नहीं कभी बतानी चाहिए, लेकिन जो देख रहे हैं वो लगातार उसको सामने लाना चाहिए। कल लोगों ने ये भी कहा कि कादिर राणा साहब की पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है, वो अकेले मुस्लिम के वोट पे तो नहीं जीत सकती, एक वोट बैंक ऐसा चाहिए सपोर्ट में जिसके बल पे जीती। उन्होंने ये भी कहा कि जब कादिर राणा साहब अगर बसपा चुनाव लड़ते हैं मुजफ्फरनगर में तो दलित साथ होता है, तो दलित और मुस्लिम वो 2009 में ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहा है। अब वहीं से वो जब ये मोरना सीट होती थी तो मोरना सीट में 2007 में चुनाव लड़े तो जाट वोट एक ऐसा सपोर्ट का वोट था, उससे निकल के आते हैं। लेकिन इस समय अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अभी चुनाव का समय 10-12 दिन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, जो चर्चा चल रही है, अभी उनके पास में कुछ सपोर्टिंग ऐसा वोट बैंक नहीं है। हाँ, जब हम वहाँ जाके बात करते हैं तो जो ये पहली बार हमने सुना कि भाई जोजा है वो जो साजिद हसन है और उनकी वहाँ बड़ी वोट बैंक, लोगों ने कहा, हम कह रहे उन लोगों के, आप देखो मैं हैरत आश्चर्यचकित था जब वे लोग कह रहे कि भाई सपोर्ट में वोट तो है हमारे पास दलित। आपको क्या लगता है कि जो दलितों का यूथ है वो चंद्रशेखर के साथ क्यों एफिलेट हो रहा है? जैसे आमतौर पे एक सामाजिक प्रवृत्तियां तो ये रहती हैं कि जो पिछड़े समाज हैं वो आक्रामक नेताओं को पसंद करते रहे हैं, और मायावती जी को भी उस वक्त में पसंद कर रहे थे, दलितों का यूथ उस वक्त पसंद कर रहा था जब वो तिलक तराजू तलवार का नारा दे रही थी। और बाद में जब उन्होंने उसको डाइल्यूट किया और एक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे वो चली तो उनका सांगठनिक ढांचा धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और कहीं ना कहीं वो उनके समाज के भीतर ये बातें घर करती चली गई कि वो जो लड़ाई हमने शुरू की थी, जो चाहे रिजर्वेशन की पॉलिसी हो, चाहे जो है उन्होंने एक पूरा सत्ता हासिल की, तो सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने बाकायदा पूरी बेल्ट में SC ST के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए लोगों के ऊपर, या सोशल जस्टिस की लड़ाई को जिस तरह से आगे बढ़ाया उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि वो उससे पीछे हट गई हैं उस एजेंडे से। तो चंद्रशेखर में उनको एक एग्रेशन दिखाई देता है, चंद्रशेखर में आक्रामकता है ये, और उनका तेवर शुरू में जो संघर्ष का रहा और जिस तरह से वो जेल गए लगातार और पुलिसिया कार्रवाई उनके ऊपर हुई, तो उससे दलित यूथ जो है मायावती से शिफ्ट हो रहा है बड़ी मजबूती के साथ चंद्रशेखर के पास। जी जी। लेकिन ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन इससे भी बड़ी जो बात है, इससे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो ओल्ड एज दलित्स हैं, जैसे जिनकी एज जैसे 90 ईयर्स ओल्ड, एक दलित से मेरी बात हुई वहाँ मीरापुर में, तो उन्होंने कहा कि मायावती अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर सकी, वो उस तरह से काम नहीं कर रही हैं। तो ये जो लोकप्रियता है चंद्रशेखर की, ये बसपा को भारी पड़ने वाली आने वाले कुछ सालों में? देखो क्योंकि अभी आगे निकट भविष्य में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव होना है, उसके बाद बिहार में चुनाव होना है, और फिर उसके बाद यूपी की बारी है। तो क्या यूपी तक आते आते ये वोट बैंक चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या बसपा अपना वजूद बचा लेगी, या बहन जी समय रहते आकाश को लीडरशिप होल्ड करने के लिए आगे लेकर के चली आएंगी? और आकाश बहुत आक्रामक तेवर के साथ, चूँकि वो विदेश में पढ़े लिखे हैं और युवा हैं, शुरुआती जो उनके भाषण दिखाई दिए उसमें उनकी राजनीतिक समझ और पकड़ भी दिखाई देती थी, तो क्या भाजपा से लोहा लेने के लिए ये साहस जुटाएंगी बहन जी कि वो आकाश को लीडरशिप सौंप दें?
डॉक्टर साहब देखो, जहाँ तक अगर हम तुलनात्मक देखें चंद्रशेखर आज़ाद को और आकाश को, तो चूँकि चंद्रशेखर आंदोलन से पैदा हुआ है और आकाश विरासत के लिए विरासत में है, उनके पास एक विरासत में पूरी एक पूरा सेगमेंट मिला है उन्हें। एक उनकी बुआ है सशक्त, जो कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और एक दौर था जब देश में बसपा सुप्रीमो मायावती की अपनी धमक थी। लेकिन अभी आपने बताया ना, देखो जब मायावती ये कहती है 90 के दशक में कि तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, इसी नारे पे जो तमाम दलित है पूरे देश का वो एक मंच पाता है। हाँ, और इसी जब पे कांशीराम जी कहते हैं, इसी पे पिछड़ा और दलित कॉम्बिनेशन बनता है। मुलायम सिंह यादव और मायावती साथ आते हैं, सरकार बनाते हैं। पहली सरकार तो इसी कॉम्बिनेशन से बनती है यूपी में। जब सत्ता में पहली बार मायावती आती हैं तो वो पिछड़ा और दलित कॉम्बिनेशन से ही आती हैं। अभी डॉक्टर साहब आप देखो 2024 में एक परसेप्शन बन गया, पूरे देश में मैसेज चला गया कि बसपा ने जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतारे, ये कहावत थी, लोग कहते थे कि जो बीजेपी कह रही है बसपा सुप्रीमो, वो बसपा सुप्रीमो इस तरह के प्रत्याशी उतार दिए जो बीजेपी के मंच आए। हमने कहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा बिल्कुल भी, पर एक परसेप्शन चला गया कि कहीं ना कहीं बसपा बीजेपी की कठपुतली बनकर चुनाव लड़ रही है, ऐसा मैसेज गया ना। हाँ, वो लोग ये भी रहा, ये दोनों के बीच ये झगड़ा भी चलता है कि बसपाई जो है चंद्रशेखर को बीजेपी की भी टीम बताते हैं और चंद्रशेखर के लोग बीएसपी को बीजेपी की भी टीम बताते हैं। हालांकि चंद्रशेखर सीधे तौर पे बहन जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, हमेशा सम्मान से उनका नाम लेते हैं और वो सीधे कोई कंट्राडिक्शन मोल नहीं। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, पिछले अगर हम 2 से 3-4 साल की बात करें तो जितने भी प्रदेश में कुछ बड़े मसले हुए हैं, कहीं दलितों पर कहीं रेप की घटना हुई है, कोई वैसी घटना, आपने कहीं बसपा सुप्रीमो को वहाँ जाते नहीं देखा होगा। हाँ। और चंद्रशेखर को वहाँ लड़ते हुए देखा होगा, जेल जाते हुए देखा होगा, लाठी खाते हुए देखा होगा। हाँ। तो जो दलित वर्ग है उसे ये लगने लगा कि एक तो वो नौजवान है, दूसरा देख लिया कि बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर है, उसका अपना इंडिविजुअल विवाद तो कुछ है नहीं। जो समाज के विवाद हैं, जहाँ समाज के दमन की बात होती है, दलितों के शोषण की बात होती है, तब वो आगे आते हैं और अल्टीमेट मुकदमा भी झेलते हैं, जेल भी जेल भी जाते हैं, डंडा भी। तो इसको लेके आज के दौर में उत्तर प्रदेश में आकाश इस परिवेश में चंद्रशेखर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विरासत की राजनीति में है और ये आंदोलन की। हालांकि इसका तो परीक्षण होना बाकी है। जब आकाश फुल फ्लैश पार्टी होल्ड करते हुए मैदान में आएंगे तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, वो कैसे डिसीजंस लेते हैं, वो कैसे, चूँकि बसपा के पास पूरे देश में एक मजबूत पार्टी संगठन तो है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उतना मजबूत संगठन अभी भी चंद्रशेखर के पास नहीं है। वो भले ही जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहे हों, भले ही वो पार्टी का विस्तार कर रहे हों, भले ही वो युवा हों, उनके पास समय हो ज़्यादा, तो आकाश के पास भी होगा वो समय तो। और आकाश विदेश में पढ़े लिखे हैं, समझ बूझ उनकी जो दिखाई देती है वो कम दिखाई नहीं देती भाषणों में। हाँ, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि जब ये दोनों नेता मैदान में होंगे। हालांकि आकाश अभी, उनको किसी सदन के मेंबर तो है नहीं जाना है, तो चंद्रशेखर ऑलरेडी ज़मीन पे संघर्ष करके सदन में जा चुके हैं, तो अनुभव के मामले में तो आकाश से आगे निकल गए हैं। लेकिन बड़ी विरासत उनके पास है, एक मजबूत विरासत उनके पास है। तो ये जब दोनों नेता ज़मीन पे होंगे दलितों के बीच में, तो तब हम बेहतर जान पाएंगे कि नतीजा क्या होता है, कौन कैसे डिफीट करता है। क्योंकि इस देश में विरासत की सियासत की अपनी एक बड़ी अहमियत है। और हम देखते हैं कि अभी भी जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं, तो बीजेपी में भले ही जो है मोदी जी ये बात करें कि वो परिवारवाद में यकीन नहीं करते, उसका खात्मा करना चाहते हैं, वो 1 लाख लोगों को नेता बनाना चाहते हैं, युवाओं को, लेकिन फिर भी वो झारखंड और महाराष्ट्र में जब टिकट देने की बारी आती है तो 30-40 से ज़्यादा टिकट नेताओं को, बेटे बेटियों को, उनके दामादों को, उनके परिवारों को दिए जाते हैं। और बीजेपी में ऐसे बड़े नेताओं की बड़ी फहरिस्त है। तो विरासत में कोई दम है कहीं ना कहीं, और धनबल का, बाहुबल का और विरासत का एक बड़ा रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी समाज इतना आगे नहीं बढ़ा है कि इन तीनों फैक्टर्स को वो एक उतार के फेंक दे इनका लबादा और वो इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करने लगे। फिलहाल डॉक्टर साहब, अब आप देखो, अभी चूँकि फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो जो दलित वर्ग है, जिस वर्ग से वो निकल कर आए चंद्रशेखर आज़ाद, वो वर्ग इस बात पे, वो इस पे कोई परवाह नहीं करता कि कौन नेता कहाँ पढ़ के आया। वो इस पे ज़्यादा परवाह करता है कि हमारे लिए बोल कौन रहा है। जब से चंद्रशेखर आज़ाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, आप देखो कल हम वहाँ खड़े हुए थे जब मोरना में, तो एक नौजवान लड़का था जो ला किए हुए था, उसके पास में एक भाषण की क्लिप थी कि जब चंद्रशेखर दिल्ली में बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, तो वो दलितों के शोषण में बोलते हैं, वो दलितों के उद्धार के लिए बोलते हैं, वो उन तमाम योजनाओं को पे बोलते हैं जो
रजिस्टर में तो है, लेकिन वो धरातल पर नहीं उकेरी जा रही। वो तमाम उन मुद्दों पर बोलते हैं। और हमें लगता है कि अगर पिछले 5-6 सालों की बात कर लें, बल्कि 10 साल की मैं बात करूं, तो मैं तो चूँकि कह सकता हूं कि कम से कम बसपा के किसी सांसद ने इतनी मुखरता से संसद में बैठ के वो सब मुद्दे नहीं उठाए होंगे जितने इन पिछले 3-4 महीने कार्यकाल में चंद्रशेखर ने उठाए हैं। बहरहाल अगर हम मीरापुर की बात करें तो अभी तक हम लोग भी भ्रम में थे, हमें था कि यहाँ टकराव 2 दलों के बीच होगा। खैर मीरापुर तो एक छोटा सा हिस्सा है इस बड़ी पॉलिटिक्स का, और हमें इंतजार करना होगा कि क्या मीरापुर में इसका लिटमस टेस्ट होने जा रहा है, क्या बहन जी का कैंडिडेट बहुत पीछे चला जाएगा और क्या चंद्रशेखर कोई करिश्मा कर देंगे, चंद्रशेखर विन कर लेंगे सीट को, या तीसरे नंबर पे आ जाएंगे या दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, तो ये हम समय के साथ देखेंगे। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रशेखर और बीएसपी के बीच में जो ये जंग है दलित वोट बैंक को कैप्चर करने की, उसमें लीडरशिप खड़ी करने की, तो क्या आकाश इसमें चंद्रशेखर के सामने कहीं टिक पाएंगे या आकाश को डिफीट कर देंगे चंद्रशेखर? कौन भविष्य का बड़ा नेता होगा देश का, दलितों का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भी बताइए, आपका एनालिसिस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मीरापुर तो एक छोटी सी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है केवल, चूँकि अभी हमने हरियाणा में देखा तो हरियाणा में दलित पॉलिटिक्स बहुत पीछे चली गई, ना बहन जी को कोई सफलता मिली वहाँ पे, ना चंद्रशेखर को कोई सफलता मिल सकी वहाँ पे, भयंकर तरीके से बिखराव हो गया दलित मतों में। तो क्या आने वाले जो स्टेट्स के इलेक्शंस होंगे, दिल्ली के चुनाव, झारखंड के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, इसके बाद फिर बिहार के चुनाव और यूपी के चुनाव, क्या इनमें भी दलितों का वोट बैंक इसी तरह से बिखर जाएगा? क्या वो एकजुट होकर के अपनी शक्ति का कहीं प्रदर्शन करेगा? ये महत्वपूर्ण बात होगी, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।